किंग मेकर के दूसरे अंक में आपने देखा कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश को मुश्किलों से बचाने के लिए राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री घोषित किया। मैं गुलजारी लाल नंदा। कामराज की लाख कोशिशों के बाद भी मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री का चुनाव कराने में सफल हुए, मगर राजनीतिक गठजोड़ के महारथी कामराज और सिंडिकेट को इंदिरा गांधी के लिए वोट जुटाने में कोई मुश्किल नहीं हुई और इसी के बूते जहां इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री पद को हासिल करने में सफल हुई, तो वहीं कामराज एक बार फिर बन गए किंग मेकर। नमस्कार। किंग मेकर के सफर में हमने अब तक नेहरू के बाद पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात की। इन दोनों को ही प्रधानमंत्री बनाने में कामराज ने किंग मेकर की भूमिका अदा की थी, मगर हिंदुस्तान की राजनीति में अब एक और बड़ा नया परिवर्तन आने वाला था। सत्ता संघर्ष का एक ऐसा जबरदस्त दौर शुरू होने वाला था जिसमें किंग और किंग मेकर के बीच का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाने वाला था। आज किंग मेकर के इस अंक में बात उस दौर की जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। कल तक हम जिसका विरोध कर रहे थे, आज आप उन्हीं से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रही हूँ और सिंडिकेट अपने फायदे के लिए। इंदिरा जी को अब प्रधानमंत्री पद से हटाना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसा वार जो सिंडिकेट को भी चौंका के रख दे। अगर वो इसी तरह सरकार चलाती तो वो देश को समाजवाद की राह पर ले जाकर बर्बाद कर। लोगों को ये लड़ाई दो नेताओं की नहीं, विचारों की लगनी चाहिए। आजकल तो वो ही इंदिरा जी का सबसे खास है और वो पक्का कम्युनिस्ट है। मोरारजी देसाई हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा थे, आज इंदिरा गांधी है। 1967 की शुरुआत। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। देश में माहौल उथल पुथल का था। आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर स्थिति विषम थी। कांग्रेस के भीतर भी तनाव लगातार बढ़ रहा था। महज 1 साल पहले जिस किंग मेकर कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज उस किंग मेकर और उनकी किंग इंदिरा गांधी के बीच स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। कामराज अब इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिससे कांग्रेस पार्टी और देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। वर्चस्व के इसी संघर्ष पर आधारित है आज का किंग मेकर। मैडम, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लोकसभा में 282 सीटें, पिछली बार से 95 सीटें कम, और विधानसभा में भी हम 7 और राज्य हार चुके हैं। कौन कौन से? राजस्थान, यूपी, बिहार, तमिलनाडु। और कुछ? पार्टी के कुछ बड़े नेता भी चुनाव हार गए हैं। कौन? कामराज, अतुल्य घोष, एसके पाटिल। तकरीबन सारा सिंडिकेट। इसे कहते हैं मीठी हार। चुनावों में मिली इस कमजोर जीत ने इंदिरा गांधी को मजबूत कर दिया था। संसद में भले ही बहुमत कम था, लेकिन उनके लिए एक बड़ी राहत थी कि उनके ताकतवर विरोधियों को जनता ने ही संसद से बाहर कर दिया था। इंदिरा गांधी ने जो कैबिनेट चुनी, उसने सिंडिकेट में खलबली मचा दी। वाई चौहान गृह मंत्री, दिनेश सिंह वाणिज्य मंत्री, जगजीवन राम कृषि मंत्री। पूरा कैबिनेट चुन लिया गया और हमारा राय तक नहीं लिया गया। इंदिरा जी को इस बात की समझ है कि फिलहाल उनका पलड़ा भारी है।
वक्त बदलने दीजिए, कल उन्हें हमारी फिर सुननी पड़ेगी। अगर वो तब तक हमें खत्म न कर दे तो। अभी इतना भी चिंता ना कीजिए, कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं ना। आज इंदिरा गांधी का बोलबाला है, पर देर सवेर प्रधानमंत्री को ये समझ में आएगा कि पार्टी को साथ लिए बगैर वो कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तब तक हमें उनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ने से रोकना होगा। हाँ, कोई ऐसा तरीका चाहिए जो सरकार में प्रधानमंत्री की ताकत को काबू में रखे। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन नहीं, पर क्या है कि अभी आप लोगों को पसंद नहीं आया। क्या? मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई, कल तक हम जिसका विरोध कर रहे थे, आज आप उन्हीं से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। वो कल थे, ये आज है। कल तक मोरारजी देसाई हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा थे, मगर आज इंदिरा गांधी है। लेकिन आज की तारीख में इंदिरा जी के बाद दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई हैं। केवल वो ही प्रधानमंत्री की नीतियों पर लगाम लगा सकते हैं। हम उन्हें वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंदिरा जी पर जोर देंगे। और वो ऐसा करेंगी क्यों? पार्टी एकता। हाँ? पार्टी एकता। और इस बात पर तो इंदिरा जी के समर्थक भी देसाई जी के नाम पर सहमति के लिए उनको विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे, मजबूर। उन्नीस के चुनावों में सिंडिकेट की हार ने इंदिरा गांधी का पद बचा लिया था, लेकिन अब भी उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पार्टी की इच्छा के खिलाफ जा सके। पार्टी के दबाव में उन्हें मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ा। देसाई और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के हाथ बांध दिए। वो देश की प्रधानमंत्री तो थी, मगर अपनी ही कैबिनेट पर उनका जोर नहीं था। ये कॉम्प्रोमाइज कामराज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट था उसने करवाया कि भाई एक डिप्टी हो गया और एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेकिन मोरारजी ने कभी इसको ना स्पिरिट में ना लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपना ही करता रहा। इवन दो ही वाज अंडर हर आफ्टर ऑल के प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन वो अपना वही चेहरा बताता रहा जैसे कि वो एक डिफरेंट है और जो चाहता है वो करे। मोरारजी देसाई का कैबिनेट में आना सिंडिकेट की ताकत का एक इशारा था। सरकार में आते ही मोरारजी देसाई ने पूरे अधिकार के साथ उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। भारत सरकार में सत्ता का केंद्र अब सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं, बल्कि मोरारजी देसाई भी थे। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। इंदिरा गांधी हमेशा लेफ्ट ऑफ सेंटर टाइप के व्यूज़ रखती थी और मोरारजी देसाई हमेशा राइट विंग व्यूज़ रखते थे। मोरारजी देसाई वास्तव में ही बहुत अच्छे नेता प्रशासनिक थे। वो प्रधानमंत्री रह चुके थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। उसके बाद वो जैसे जब महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हुआ 53 में जो बड़े राइट्स, उस समय भी वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक बड़े आपके पास नेता रहे हैं। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली है। तो कुल मिलाकर उनके पास जो प्रशासनिक दक्षता थी और राजनीतिक अनुभव था, उसके अनुसार वो किसी भी हालत में अपने आप को इंदिरा गांधी से काबिल समझ ही सकते थे।
मोरारजी देसाई के हिसाब से वही सरकार चलाने में ज्यादा सक्षम थे। वो मानते थे कि कम अनुभव वाली इंदिरा गांधी को उनकी सलाह पर निर्भर रहना चाहिए। वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना प्रभाव सरकार और पार्टी दोनों में ही बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार में उन्होंने इंदिरा गांधी की कई आर्थिक और राजनीतिक योजनाओं का विरोध किया और पार्टी में उन्होंने अपने समर्थकों को आगे बढ़ाया। कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री को खुले तौर पर नीतियों का पाठ पढ़ाने से भी नहीं चूके। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें ये समझना होगा कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि देश में खेती और उद्योग दोनों में एक साथ निवेश कर सके। आने वाली 5 वर्षीय योजना में हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा। इंदिरा देखिए, अभी आपको इन बातों की समझ नहीं है, इसलिए ये सब मुझे देखने दीजिए। देखिए, देश में रोटी की समस्या हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमें हमारा सारा ध्यान और निवेश इसी पर लगाना होगा। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें निजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही विदेशी निवेश की भी। लेकिन हम अमेरिकी निवेश पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। इंदिरा देखिए, हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे हम निजी निवेश और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहन मिले। उसके लिए हमें ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, उन पर निवेश करने की आवश्यकता है जिससे पूरे देश की आर्थिक नीति को सबसे ज्यादा फायदा हो। जैसे जैसे 1967 का साल गुजरता गया, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच तनाव बढ़ता गया और बहुत जल्द इंदिरा गांधी उनसे तंग आ गई। मोरारजी देसाई से नेहरू फैमिली के संबंध जो है वो कभी अच्छे नहीं रहे। तो इस पीरियड में और उसके बाद के भी पीरियड में सारी कोशिशें जो थी वो ये थी कि किस प्रकार से अपने को दूसरे के पोजीशनिंग में मजबूत किया जाए। कामराज ने तो रोल प्ले किया था उनको बनाने में, और कामराज वैसे भी पुराने लीडर थे कि इज्जत करती थी। पर थोड़े दिन बाद जब ये मामला सब बदलने लगा जैसे, और जब वो खुद को असर्ट करने लगी, तो वो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर बन के वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई और उनको कंट्रोल। मैं मानती हूँ कि इस नए जमाने के भी एक पहली चुनौती का हमने सामना किया, वो ये मोरारजी देसाई को कैबिनेट में शामिल करवाना एक अच्छा राजनीतिक दांव था। अब इंदिरा गांधी को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत थी। इस समय उनके सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव पीएन हक्सर। राजनीति में माहिर हक्सर आने वाले वक्त में इंदिरा गांधी के सबसे माहिर सेनापति साबित होने वाले थे। प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार अब ऐसी रणनीति बना रहे थे जो देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। उनका लक्ष्य था जनता में इंदिरा गांधी की ऐसी छवि बनाना जो कांग्रेस से अलग और ऊपर हो। अब तक चुनाव पार्टी के नाम पर लड़े जाते थे, मगर अब ये इंदिरा गांधी के नाम पर लड़े जाने थे, और इसी मकसद के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर लेफ्ट विचारधारा के नेताओं की तरफ अपना रुख किया। मुझे तो लगता है कि कामराज जी चाहते हैं कि मैं और देसाई जी आपस में लड़ते रहें, और जब हम एक दूसरे को कमजोर कर दें तो कामराज खुद प्रधानमंत्री बन जाए। आपको इसके लिए मोरारजी देसाई को नीचे लाना होगा। मुझे तो लगता है कि आपको 1-2 और उप प्रधानमंत्री बना देने चाहिए। इससे ये साफ हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री तो एक ही है, लेकिन मोरारजी देसाई के स्तर पर कई लोग। सुझाव तो अच्छा है, पर हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपको अपना सपोर्ट बढ़ाना होगा। पार्टी की जगह लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा
कि लोगों को कांग्रेस की नहीं, इंदिरा गांधी की जरूरत है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें पार्टी के भीतर भी अपना आधार बढ़ाना होगा। पार्टी का एक तबका है जिससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। समाजवादी लीडर, इनके ख्यालात लोगों को पसंद आएंगे और ये नई पीढ़ी के हैं। सिंडिकेट ने कभी इनको आगे नहीं आने दिया। मुझे लगता है कि अगर अपना झुकाव आप उनकी तरफ करें तो पार्टी के एक कोने से आपको सपोर्ट मिल सकता है। हाँ, हमें इसे निजी लड़ाई की तरह नहीं, विचारों की लड़ाई की तरह देखना चाहिए। लेफ्ट और राइट विंग की सोच की लड़ाई। अरे चुनाव की ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे ये साफ हो जाए कि मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रही हूं और सिंडिकेट अपने फायदे के लिए। 1968 वो साल था जब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच फासला बढ़ता ही गया। कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी ने अब समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। इन नीतियों को 10 सूत्रीय कार्यक्रम के तौर पर जाना गया। एक कदम ले लिया अभी से, बहुत आगे कदम लेने हैं और मेरी पूरी आशा है और विश्वास भी है कि उस रास्ते पर भी हम संग कदम मिला के चलेंगे। 10 सूत्री कार्यक्रम बेसिकली जो मैंने कहा, ये हमारे एक सोशल डेमोक्रेटिक, वामपंथी, प्रो पीपल कार्यक्रम थे। जैसे ये प्रीवीपर्स तो खैर मतलब बिल्कुल ही एक किसी भी गणतंत्र के साथ कोई मतलब ही नहीं रखता, तो जाना ही चाहिए था। पर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये जो बैंक्स थे भारत में 14 बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किए गए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से कंट्रोल थे। कांग्रेस पूरी तरह से नहीं, परंतु ये जो नया ग्रुप आ रहा था, एक नई धारा आ रही थी, एक नए विचार आ रहे थे, उनके हिसाब से ये 10 सूत्री कार्यक्रम बहुत जरूरी थे देश के विकास के लिए, समाज का ज़्यादातर एकता लाने के लिए। सोशल इक्विटी और जो जस्टिस की बात कांग्रेस पहले से करती आ रही थी, अब शायद ये ज़रूरी हो गया था। पुराने कांग्रेसी नेता शायद इसे सहमत नहीं थे इनसे, या वो उनसे रूबरू नहीं रखते थे, शायद वो इनको सपोर्ट करना चाहते थे। और अल्टीमेटली आप देखिए, मोरारजी ने जो रिज़ाइन किया वो बैंक के राष्ट्रीयकरण पे ही किया है। समाजवादियों का सहयोग लेने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत 10 सूत्रीय कार्यक्रम में झोंक दी। इस प्रयास में उनका सबसे बड़ा नारा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन मोरारजी देसाई और सिंडिकेट इसके खिलाफ थे। दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा के बीच चलने वाली इस रस्साकशी की वजह से ये कार्यक्रम तो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इंदिरा गांधी को समाजवादियों का सहयोग मिलने लगा। इंदिरा गांधी की अब कोशिश थी कि उनकी पार्टी से अलग और पार्टी से ऊपर जनता के बीच छवि बने। उन्होंने स्वयं को गरीबों के हितैषी, दबे कुचलों और पिछड़ों के साथ खड़ा करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार का आज भी वही फलसफा आदर्श है। इसी दौरान हरित क्रांति भी हुई थी और इसने भी इंदिरा गांधी की स्थिति को और मजबूत किया था। लेकिन इंदिरा गांधी का बढ़ता कद सिंडिकेट और मोरारजी देसाई को मंजूर नहीं था। उनकी कोशिश थी कि कैसे इंदिरा गांधी को हटाया जाए। 1968 गुजरने तक इंदिरा गांधी की स्थिति मजबूत हो गई थी। इस दौरान उनकी कोशिश यही रही कि पार्टी से हटकर उनकी अलग छवि भी जनता के बीच में बने। ये वही साल था जब हरित क्रांति की वजह से देश भुखमरी से उबरता हुआ दिखा। इस बात ने प्रधानमंत्री को और भी मजबूत बना दिया। हालांकि अब तक कामराज और मोरारजी देसाई ने यह तय कर लिया था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना ही होगा। सिंडिकेट समझता था कि इंदिरा गांधी उनके हाथ में पपेट रहेंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी खुद जो है वो देश की व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है कि इंदिरा गांधी ने कोशिश ये की कि अपनी एक लॉबी बनाएं। और उस लॉबी को बनाने में जो पुराने लोग थे, जिसमें संजीवा रेड्डी और
कामराज और मोरारजी देसाई, उनका कोई रोल था नहीं। 1967 के चुनावों में अपनी सीट गंवाने के बाद कामराज को अपना कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा, लेकिन सिंडिकेट ने पार्टी पर अपना वर्चस्व नहीं छोड़ा। नए अध्यक्ष निजिलिंगप्पा सिंडिकेट के पुराने नेता थे। इसी बीच एक उपचुनाव के सहारे कामराज भी दोबारा संसद में आ गए। नाराजगी के कारण कामराज और मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों को भी इस बात के लिए सहमत करना था। इंदिरा जी को अब प्रधानमंत्री पद से हटाना बेहद जरूरी हो गया है। अगर वो इसी तरह सरकार चलाती रही तो वो देश को समाजवाद की राह पर ले जाकर बर्बाद कर। देसाई जी, मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन अगर हमने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तो ये कदम पार्टी को तोड़ देगा, देश को अराजकता के माहौल में डाल देगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद पर और रखना अब ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो अपना पार्टी में उग्र लोगों को अपने पास इकट्ठा करके रख रहा है। ऐसे में देश को और पार्टी को दोनों को खोखला कर देगा, खोखला। खास तौर पर उनका निजी सचिव पीएन हसन, आजकल तो वो ही इंदिरा जी का सबसे खास है और वो पक्का कम्युनिस्ट है। मुझे तो ये भी शक है कि वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, रूसियों के लिए काम करता है। तो बात तो ये है कि इंदिरा जी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती हैं खुद को प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए। और इसके लिए अगर उन्हें भारत को रशिया के हाथों बेचना भी पड़े तो वो ये भी करेंगे। देखिए देसाई जी, मैं आपकी बात को समझता हूं, भाई मुझे भी उनसे कई शिकायतें हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें सत्ता से हटाना पड़ा तो हम ऐसा कैसे करेंगे? धीरज से, धीरज से करना। एक ना एक दिन मौका आएगा, जरूर आएगा। सिंडिकेट जिस मौके की तलाश में था वो दूर नहीं था। 3 मई 1969 को भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का देहांत हो गया और सिंडिकेट को इंदिरा गांधी पर वार करने का मौका मिल गया। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही थी। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था, तो उन्हें संगठनकर्ताओं को लगा, जब इंदिरा गांधी आई प्रधानमंत्री बन के, वो खुद लेके आए, उन्हें लगा कि वो संगठन के बदौलत उनको उनकी पॉलिसीज़ हों, उनके जो नीतियां हैं, उनको अपने हिसाब से चला सकते थे। बट इंदिरा गांधी भी मायने रखती थी, उनके अपने विचार थे, और इसीलिए मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री जब बन गई वो, तब शायद कामराज को ये भान हुआ कि अब वो चलेंगे नहीं। कामराज की इस योजना की खबर इंदिरा गांधी को अपने जापान दौरे के वक्त मिली। सिंडिकेट के इस नए दांव की प्रधानमंत्री ने अपेक्षा तक नहीं की थी। यहां तक कि अब तक वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नीलम संजीव रेड्डी को ही अपना समर्थन दे रही थी, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला था। मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या हुआ? खबर दिल्ली से है। कामराज और मोरारजी देसाई आपके खिलाफ पहल करने की तैयारी कर चुके हैं। तो इसमें नया क्या है? उनके प्लान में संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना है और फिर राष्ट्रपति आपकी सरकार को खारिज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है?
शायद। और अगर राष्ट्रपति ने आपकी सरकार को खारिज कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। और फिर मोरारजी देसाई कांग्रेस में इतना सपोर्ट ले सकते हैं कि वो अपनी नई सरकार बना लें। हमें संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनने से रोकना होगा। पर ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा, और उस पर भी कामराज और देसाई जी का ही कब्जा है। तो फिर कामराज और देसाई जी चाहते हैं कि जब तक उनके हाथ में सारे पत्ते नहीं आ जाते वो जंग शुरू ना करें। तो हम उससे पहले ही शुरुआत करते हैं। हमें पहला वार करना होगा। लेकिन लोगों को ये लड़ाई दो नेताओं की नहीं, विचारों की लगनी चाहिए। ऐसा वार जो सिंडिकेट को भी चौंका के रख दे। इंदिरा गांधी ने, जैसे कि हमको मालूम है, हम सबको, बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया, और इसी प्रकार के इनकलाबी कदम उठाए जो मोरारजी देसाई को पसंद नहीं थी। इस समय जब इंदिरा गांधी बहुत सारे ऐसे उपायों की तरफ बढ़ रही थी जहां फाइनेंस मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, वहां मोरारजी देसाई कंप्लीटली डिफरेंट आइडियाज़ के थे, आइडियोलॉजी के थे, और चूँकि वो खुद भी प्रशासनिक रूप से बहुत ही क्षमताशाली थे, वो एक तरह से रुकावट ही बन रहे थे। जापान के दौरे से इंदिरा गांधी कुछ अपना मन बनाकर कुछ निश्चय करके लौटी थी। अब वो कामराज, सिंडिकेट, मोरारजी देसाई सबको कमजोर करना चाहती थी, क्योंकि ये लोग लगातार उनको अपने रास्ते में खड़े दिख रहे थे। इन सभी की मौजूदगी को इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व के लिए एक चुनौती की तरह देखती थी, और ये बात कुछ हद तक सही भी थी। मोरारजी देसाई जैसे कद्दावर नेता की कैबिनेट में नंबर 2 की स्थिति, उनका वित्त मंत्री होना, इस सब की वजह से कांग्रेस पार्टी जैसे दो खेमों में बट गई थी। 16 जुलाई 1969 को महज एक खत के जरिए, सिर्फ अपने कलम के कुछ वाक्यों से, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो भारतीय राजनीति को बदल देने वाला था। मोरारजी देसाई को उन्होंने वित्त मंत्रालय से बेदखल कर दिया। आखिरकार इंदिरा गांधी ने अपना पहला वार 16 जुलाई 1969 को किया। एक खत के जरिए उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। वित्त मंत्रालय खुद अपने हाथों में ले लिया। प्रिय मोरारजी भाई, हम बहुत समय से देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श करते आ रहे हैं, खास तौर पर किस तरीके से देश से गरीबी हटाई जाए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम देश को एक नई दिशा में लेकर जाएं। इसकी शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण से करनी होगी। मुझे पता है कि आपको इस निर्णय से आपत्ति है, इसलिए मैं आप पर वित्त मंत्री होने का बोझ नहीं डालना चाहती, बल्कि वित्त मंत्रालय की बागडोर मैं खुद अपने हाथ में ले रही हूँ। आपकी सलाह और मदद की सरकार को सख्त जरूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उप प्रधानमंत्री बने रहें। इंदिरा गांधी। प्रिय इंदिरा बहन, आपकी चिट्ठी ने मुझे चौंका दिया है। मुझे दुख है कि मेरी कई साल की ईमानदार सेवा के बाद भी आपने अपना फैसला लेने से पहले मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन अगर आप मुझे वित्त मंत्री के तौर पर कैबिनेट में नहीं रखना चाहते तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कैबिनेट में किसी भी पद पर रहना चाहिए। मोरारजी देसाई। प्रिय मोरारजी भाई, मैंने कभी आपकी ईमानदारी पर शक नहीं किया। अगर आप उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो मुझे बेहद अफसोस होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस निर्णय पर आप एक बार फिर सोचिए। प्रिय इंदिरा बहन, मुझे अभी भी आपके फैसले की वजह समझ में नहीं आई है। मुझे शक है कि आपने ये निर्णय हमारे अलग आर्थिक ख्यालों की वजह से नहीं, किसी और वजह से लिया है। मेरी जानकारी के हिसाब से आपने कुछ लोगों को ये तक कहा कि मैं आपके खिलाफ सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। मुझे लगता है कि आप आर्थिक नीति के नाम पर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। प्रिय मोरारजी भाई, मुझे दुख है कि आपको मैं उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने से रोक नहीं पाई। मैं अब इस अफसोसनाक मसले पर और बात नहीं करना चाहती। मैं आपको आपकी बरसों की सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ।
मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बने रहने की विनती एक रणनीति ही थी। उन्हें पता था कि वित्त मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे, मगर इस आग्रह से उन्होंने लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि उनका मोरारजी देसाई से विरोध नीतिगत है, कोई राजनीति नहीं। कुछ ही दिनों बाद देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इंदिरा गांधी को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ये फायदा हुआ कि जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, उनमें उनका ये इमेज बना कि इंदिरा गांधी जो है ये जो नीतियाँ लाएंगी ये लेफ्ट ऑफ सेंटर नीतियाँ लाएंगी, जो कि लोगों के आर्थिक हित में होगा। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब था कि सारा जो बैंकों का पैसा है उसमें लोन जो है गरीब आदमी को मिलेगा। इससे पहले कि सिंडिकेट को संभलने का मौका मिलता, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को छोड़कर वीवी गिरी को अपना समर्थन दे दिया। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से वीवी गिरी को का समर्थन किया, उसके पीछे यही कारण था कि वीवी गिरी अगर होंगे तो जाहिर है कि पार्टी भी सफल रहेगी, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और सरकार को भी मजबूती मिलेगी। जहां इंदिरा गांधी कांग्रेसी सांसदों को वीवी गिरी का समर्थन करने के लिए कह रही थी, वहीं सिंडिकेट उन्हें संजीव रेड्डी को चुनने का आदेश दे रहा था। इंदिरा गांधी का प्रभाव कम करने के लिए पार्टी हाईकमान ने राइट विंग की विपक्षी पार्टियों के साथ गठजोड़ की भी कोशिश की। इसके जवाब में वीवी गिरी को लेफ्ट की विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया। ये पहली दफा था कि जब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पार्टी के बाहर पहुंच गई थी। राष्ट्रपति पद के चुनाव अब दो खेमों की ताकत का पैमाना बन गए थे। राष्ट्रपति चुनाव अब वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच शक्ति परीक्षण की निर्णायक लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। इसी राजनीतिक लड़ाई को इंदिरा गांधी ने एक सैद्धांतिक जामा भी पहनाया और स्वयं को गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचलों के साथ खड़ा करने की कोशिश की और अपने विरोधियों को पूंजीवादी और सामंतवादी करार दिया। ये वही दौर था जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। वीवी गिरी की जीत ने सबके सामने साबित कर दिया कि सिंडिकेट कमजोर है। सिंडिकेट के सपोर्टर्स भी अब खेमा बदलने की सोचने लगे, लेकिन सिंडिकेट के पास अब भी एक आखिरी मौका था पासा पलटने का। ये जो राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से मोहर लग गई इंदिरा गांधी की, उनके राजनीतिक परिपक्वता की मोहर लग गई कि अब वो गुड़िया नहीं है, जैसे कामराज ने कहा था हमारी गुड़िया, अब वो कामराज की गुड़िया नहीं, लेकिन राजनीति में राष्ट्रपति पद तक में किसी को जिताने के लिए एक काबिल राजनेता के रूप में सामने आ गई। अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद कांग्रेस हाईकमान का निर्णय अब भी सिंडिकेट के हाथों में था। इसके सहारे कामराज और निजलिंगप्पा कांग्रेस में अपनी ताकत बनाए रख सकते थे। सिंडिकेट के कुछ सदस्य कांग्रेस के उन सांसदों को पार्टी से निकाल देना चाहते थे जिन्होंने पार्टी के आदेश के खिलाफ वीवी गिरी को वोट दिया था। यह कदम न केवल इंदिरा गांधी को कमजोर कर देता, बल्कि पार्टी को भी दो हिस्सों में बांट कर रख देता। इससे पहले कि सिंडिकेट कोई फैसला ले पाता, उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। गृह मंत्री वाईबी चव्हाण, जो महाराष्ट्र के सांसदों के नेता थे, अब तक सिंडिकेट का समर्थन करते आए थे, लेकिन अब बदलती हुई हवा के साथ सिंडिकेट का साथ वो छोड़ गए। अब सिंडिकेट और भी कमजोर हो गया था। मनमानी नहीं चलेगी। आखिर ये लोग चाहते क्या है? आधा इंदिरा जी के सपोर्ट में नारा लगाता है, आधा उनका विरोध में। अब ये नारे लगाने से क्या फायदा? इलेक्शन तो हम हार चुके,
अब इंदिरा जी को हटाना मुमकिन नहीं है। एक तरीका है, बीबी गिरी को सपोर्ट देकर इंदिरा जी और उनका सपोर्टर पार्टी के खिलाफ गया। हम उनको इस बात को लेकर पार्टी से निकाल सकता और इससे उनका ताकत भी आधा रह जाएगा। पार्टी के आदेशों का उल्लंघन और पार्टी के साथ विश्वासघात, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की समझ में आ जाएगा। मगर हमारे पास वोट कितने हैं? हमारा और आपका सपोर्टर भाई बी चौहान, जिनके साथ पूरा महाराष्ट्र और अधिकतर राज्यों का मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने सुबह चौहान जी से बात की थी। वो कह रहे थे अगर हम इंदिरा जी को हटा भी दें तो फिर क्या, हम देश को वही घिसी पिटी पुरानी सरकार नहीं दे सकते, कुछ नया करना होगा। ऐसी लीडरशिप कि जनता को मौलिक तौर पर अलग लगे। मतलब वो खुद को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा? और क्या, मैंने कहा कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व को 100% समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री समर्थन से हट गए हैं। क्या? अब वो चाहते हैं कि हम इंदिरा जी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। मतलब प्रधानमंत्री कुछ भी करे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें? हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके पीछे किसका हाथ है? चौहान। तो अब वो इंदिरा जी के खेमे में चले गए हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं। उनको मालूम हम कमजोर हैं और इंदिरा जी ताकतवर। वो उस तरफ जा रहा है जहां उसको अपना फायदा लगता है। तो अब क्या? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। एक समय होता है हमला करने का और दूसरा पीछे हटने का। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों के खिलाफ कुछ नहीं किया। दिल्ली की राजनीति में उनकी कमजोर स्थिति अब साफ हो चुकी थी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री बड़ी तेजी से ताकतवर होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना आखिरी वार किया। 15 अक्टूबर को उन्होंने उन सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जो सिंडिकेट का समर्थन करते थे। तो बदले में सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के समर्थकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आखिरकार अब पार्टी के टूटने का वक्त आ गया था। 3 साल की लड़ाई के बाद 84 साल की पार्टी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 1 नवंबर 1969 को पार्टी के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें हुईं। एक कांग्रेस के दफ्तर 7 जंतर मंतर पर और दूसरी इंदिरा गांधी के घर 1 सफदरजंग रोड पर। अपने देहांत से पहले मेरे पिताजी को इस बात की बहुत चिंता थी और वो पार्टी में सुधार लाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और आज भी वही लोग मुझे दबाना चाह रहे हैं। मैं आप सब कांग्रेसियों से विनती करती हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। इस वर्किंग कमेटी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के मुताबिक श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे दुख भरा दिन है।
वर्किंग कमेटी सभी कांग्रेसियों से अनुरोध करती है कि मुसीबत की इस घड़ी में पार्टी का साथ दें। आखिरकार कांग्रेस दो हिस्सों में टूट ही गई। इंदिरा गांधी वाला हिस्सा कहलाया कांग्रेस आर और दूसरे हिस्से का नाम पड़ा कांग्रेस ओ। पार्टी की इस अंदरूनी लड़ाई में कई सांसदों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और वाईबी चव्हाण का सहयोग मिलने के बाद तो इंदिरा गांधी की ताकत और भी बढ़ गई। सीपीएम जैसी विरोधी पार्टियों से समर्थन लेकर इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन उन्हें पता था कि इस लड़ाई का आखिरी अध्याय अगले चुनावों में ही लिखा जाना है। 1971 का जो चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें पहली बार ये एंटी पॉवर्टी पूरा प्लैंक लिया गया था। स्लोगन था गरीबी हटाओ। तो जो बैंक नेशनलाइजेशन से शुरू हुआ था, प्रिवी पर्सेस के एबोलिशन से शुरू हुआ था, वो 1971 में अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया गया। 1971 के चुनाव देश के इतिहास में अनोखे थे। कामराज ने विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा गठबंधन बनाया, जिसमें समाजवादी पार्टियों से लेकर स्वतंत्र और जनसंघ जैसी रूढ़िवादी पार्टियां भी शामिल थीं। इनका नारा था इंदिरा हटाओ, जबकि इनके जवाब में इंदिरा गांधी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ। 1971 के चुनावी नतीजे सबको हैरान कर देने वाले थे। इंदिरा गांधी ने अपने नाम पर, अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को संसद में 2/3 बहुमत दिलवाया था। उनके विरोधी किंगमेकर कामराज और उनकी पार्टी कांग्रेस ओ सिर्फ 16 सीटों पर सिमट के रह गई थी। किंगमेकर कामराज, उनकी पार्टी, उनका बनाया हुआ सिंडिकेट, सब कुछ देश की राजनीति में हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। पार्टी तोड़कर इंदिरा गांधी ने नया इतिहास रच दिया था। तय कर दिया था कि आने वाले सालों में भारतीय राजनीति किसी मुद्दे पर नहीं, किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी, एक व्यक्ति के नाम पर चलेगी। पूरे देश की राजनीति एक ही महिला चला रही थी, एक ही महिला संचालित कर रही थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ ने उसी समय एक नारा दिया जिसकी गूंज आज भी कई बार सुनाई देती है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यानी इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया इंदिरा है। अगले कई सालों तक इंदिरा गांधी ही भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रही और इस नारे को कोई झुटला नहीं पाया, न उनके समर्थक न इंदिरा के विरोधी।